ठीक है, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें आहार लेने की आवश्यकता होती है जो से भरपूर हो। किससे भरपूर है बताओ भाई, बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। आंसर दीजिएगा आप लोग। देखो, जब हम ये बात आती है मांसपेशियां या बॉडी को ज़्यादा वजन बढ़ाने की, या फिर बात आती है कि हमारे शरीर का ज़्यादा विकास हो, है ना, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो उन लोगों को तो आप लोगों ने देखा कि वो प्रोटीन खाते रहते हैं, प्रोटीन के डब्बे खाते रहते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उनको बॉडी बनानी होती है। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटीन हमारे लिए सही होगा ऑप्शन। क्लियर है इस चीज़? फर्स्ट का डी बिल्कुल सही बात है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिया सिंह चक्रवर्ती, नेहा आज़ाद, फर्स्ट का फोर्थ, प्रोटीन बिल्कुल सही बात है। 62 नंबर, 62 हमारे यानी क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, रेखा की माँ रिक्त स्थान है के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। यानी तालाब का पानी लेकर आई थी, उसमें फिटकरी डालती है। फिटकरी डालने का क्या फायदा होगा उससे बताओ। देखो, पहला ऑप्शन देखेंगे, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने और पानी को रंग रहित करने में। किसमें काम आता है? फिटकरी ऐसी चीज है, अगर किसी चीज में डाल दो या पानी में डालते हैं मतलब मोस्टली, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी गंदगी या छोटे छोटे बहुत ऐसे पार्टिकल जो हमें दिखते भी नहीं है, उनको वो नीचे अवसादित कर देता है, वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। जो गंदगी होती है, तो तालाब का पानी तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा गंदा ही होगा, है ना, तो उसको जो निलंबित अपद्रव्य हैं उनको अवसादित करने के लिए यूज कर रही है। ठीक है, वो मृदु जल के लिए यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम लोग। और रोगाणुओं को अगर खत्म करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, या तो हम लाल दवा यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे हम लोग क्लोरीन, है ना। क्लोरीन गैस जो गैस होती है उसको हम पानी के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो हमारा 62 नंबर हो गया, 2 का फर्स्ट, बिल्कुल 62 का फर्स्ट बिल्कुल सही बात है। चलिए 63 यानी थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला जब पढ़ानी है उसके लिए अधिकतम भागीदारिता की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देख कर लिखने, मतलब बोर्ड पर लिखा हुआ है बच्चे उतार लें, तो यार ऐसी तो यहाँ पे भागीदारिता की बात ही नहीं आई, ठीक है ना। तो और फिर पहली बात यह भी, बच्चे से ये नहीं कहना कि बच्चे आप उतार लो, समझाओ उसको यार, वो चीज़ें आप ज्ञान का निर्माण करने की बात हमेशा करते हैं हम लोग, है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। जीवों के कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, तो ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है, क्योंकि भाई जब बच्चे प्ले कार्ड्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खुद करेंगे, है ना, वहाँ पे भागीदारिता भी होगी, इसलिए ये ऑप्शन सही लगता है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। देखो यहाँ पे खोज करने की बात हो रही है, मैंने कहा कि खोज वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई वहाँ पे खाद्य श्रृंखला में जानवरों की बात कर रहा था, छोटे मोटे सभी जानवरों तक बच्चों की पहुँच बहुत ही मुश्किल है, जैसे शेर चीता तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पे खोज थोड़ी उतनी सी नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, प्ले कार्ड्स बनवाकर उनको पढ़ाया जाए। और फिर यहाँ पे भागीदारिता की बात करी गई है, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। क्लियर है? तो सेकंड हमारा सही होगा। फोर्थ ऑप्शन में तो भाई इंटरनेट से यूज करने की बात करें, वो भी हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर नोट्स बनाने वाली बात हो जाएगी, भाई कहीं से छाप लिया आपने, ठीक। 63 का बी, नेहा आज़ाद 63 का बी बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है। 64 को देखते हैं हम लोग। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो 4 प्रक्रम है, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। तो इसमें सबसे पहले कौन सा करना चाहिए, फिर उसके सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, ये क्या प्रोसेस होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट सेकंड नंबर है तो ये बताना है। देखो अगर रेत और नमक को अलग करना है तो सबसे पहली बात है कि भाई नमक को घोल लो पानी में, है ना, यानी रेत और नमक का मिश्रण लिया, उसमें पानी डाला, घुल जाएगा, नमक तो घुल जाएगा, रेत नहीं घुलेगी। तो जब थोड़ी देर उसको रख दोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वो निस्यंदित हो जाएगा। जो नीचे बैठने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, निस्यंदन बोलते हैं। फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। अब क्या करोगे कि जब निस्यंदित हो गया तो पानी को अलग कर लो, अलग हल्का सा निथार लो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, निथारना बोलते हैं, या उसको बोलते हैं निस्तारण। ये हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अब वाष्पन कर लो भाई, पानी और बालू अलग हो गए, तो नमकीन पानी को जब वाष्पन करोगे तो पानी निकल जाएगा, ठीक है।
सॉरी ये कुछ गलत हो रहा है, वाष्पन, सॉरी हाँ ये सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड आंसर होगा। देखो पहले क्या करेंगे, अवसादन करेंगे, सॉरी अवसादन जो नीचे बैठ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड नंबर पे निथारण यानी निस्तारण आएगा, और थर्ड नंबर पे जो आएगा निस्यंदन। अभी देखो क्या होता है कि जब आप अलग कर लेते हो पानी को, नमकीन पानी को, लेकिन फिर भी उसमें कुछ पार्टिकल रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक फनल कीप जो होती है, एक जो फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर से उसको गुजारेंगे तो क्या होगा, जो बालू की छोटे छोटे कण, महीन महीन कण है वो भी छन जाएंगे हमारे, तो इसको क्या बोलते हैं, छानने को निस्यंदन बोलते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा वाष्पन। वाष्पन से आप पानी को अलग कर लिए, नमक बच जाएगा नीचे। क्लियर है। पानी क्योंकि वाष्पित होकर उड़ जाएगा। क्लियर है। हाँ 64 का थर्ड, थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया। सिंह चक्रवर्ती 64 का 3, बिल्कुल 63 का 3। ठीक है 64 का 3 हो गया। 65 की बात करते हैं ना। 65 में देखो क्या है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। देखो सांस लेने की अगर हम बात करें तो केवल और केवल सांस को इनहेल करना, अंदर लेने की बात हो रही है। क्लियर। श्वसन की जब हम बात करते हैं तो श्वसन में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि श्वसन में फिर गैस, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, फिर जो ऑक्सीजन छोटी छोटी जो हमारी कोशिकाएं हैं वहां तक पहुंचना, फिर उनसे मेटाबॉलिज्म वाली बाकी सब चीजें, ये सब श्वसन के अंतर्गत आ जाती है। जबकि सांस में केवल और केवल सांस को अंदर लेने की बात होती है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। पहला ऑप्शन देखो, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। तो अगर कक्षा अध्यापिका नहीं है तो क्या वो बच्चे आंसर गलत देंगे, ऐसे क्या मतलब है, नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके। ये तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि भाई बच्चे समझ नहीं पाए, क्वेश्चन समझ गए हैं बट आंसर सही से नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः अनुशासनहीनता है, तो अनुशासनहीनता जैसे भी कोई यहाँ पे बात नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखो, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी है। यही प्रॉब्लम है कि अगर उसने पढ़ाया तो है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसने सही से पढ़ाया नहीं है, कहीं ने जो व्याख्या है उसने अच्छे से नहीं करी है। क्लियर है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है। अगले चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। 65 का फोर्थ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है चलो 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। भोजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो भाई पहला ऑप्शन देखो, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धो देना। अगर ऐसा करोगे तो जो जब सब्जी में जो भी पौष्टिक तत्व हैं वो तो हमारे बह जाएंगे पानी में, तो ये चीज़ गलत जाएगी। पहला ऑप्शन गलत। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। देखिए अगर धूप में रखते हैं तो पहली बात तो ये सब्जी सूख जाएगी और पानी उसका निकल जाएगा, तो थोड़ा खराब होने के चांसेस भी रहते हैं, तो ये चीज़ भी हमारी गलत है। यहाँ पे भी पौष्टिक तत्व तो थोड़े से निकल जाएंगे। जो सब्जी में पानी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, तो जब तलते हो तो आप वहां पर भी पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो ये सब तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बिल्कुल ही गलत है। तो सब्जियों को पहले धो लीजिए फिर काटिए। क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 का बहुत आसान किया भी होगा। ठीक है। लेकिन मैं जो कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझाने वाला है थोड़ा सा डीप में, तो उसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। 67 को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। क्या सुझाते हैं भाई। देखो कहने का मतलब है कि हमें ये बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षिका को यह पढ़ाना है कि वायु में भार होता है और जगह घेरती है, तो 4 में से कौन सी टेक्निक हमारी यहाँ पे काम आ सकती हैं। अच्छा क्वेश्चन है देखो यार, अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहला ऑप्शन देखो, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे धकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना और गुब्बारे में हवा भरना। दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें और साम्यावस्था में लाएं और एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसमें से कौन सी टेक्निक अच्छी रहेगी बताओ भाई। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, बताओ आप लोग। ऑप्शन में आप लोग को दिखा देता हूं यार, AD BD AC AB। ठीक है तो चलो मैं सुना देता हूं आप लोग को, है क्योंकि थोड़ा आपको जो आंसर है वो थोड़ा लेट में आते हैं। 67 का ए आंसर आ चुका है। ए में कौन सा था, A और D। बिल्कुल सही है, A और D बिल्कुल सही। देखो कैसे, जब आप पानी इसमें भरा हुआ है ना, और ये बड़े बर्तन में, अब छोटे बर्तन में आप खाली बर्तन को ऐसे ऐसे पानी में रखते हो तो क्या जब नीचे लेके जाते हो तो क्या होता है,
वहां पर एक जो गैस, भाई पानी नहीं घुसेगा अंदर जब बिल्कुल सीधे सतह पर रखोगे तो, है ना। तो वहां पे हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई वह जगह घेरती है। स्टोव के माध्यम से जूस खींचना वाला ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं हो रही है। गुब्बारे में हवा भरना, तो हवा भरने से भी बच्चा समझ नहीं पाएगा कि हाँ किसके अंदर क्या है, वो तो कहेगा खाली है, अंदर कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना, ना ही बाहर है ना ही वो जगह घेर पा रही है। लेकिन जब हम गुब्बारे को ऐसे बांधते हैं तो उसमें एक फोड़ दोगे तो क्या होगा, जिसमें हवा हवा भरी है वो नीचे लटक जाएगा। इससे समझ में आ जाएगा कि भाई वो जगह उसका उसमें बाहर भी होता है। तो हमारा एडी ऑप्शन सही हो जाएगा, चक्रवर्ती। बहुत बढ़िया, ठीक है। 68 की बात करते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक, वाओ, 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित होगी, बताइए कौन सी सबसे उचित होगी हमारे लिए, अगर मतलब पढ़ाने की बात करी जाए तो। पहला, अगर टीचर कर रहा है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली के पहले और बाद में नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। काफी लंबे लंबे क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा पढ़ने में वो लगता है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, वृत्त चित्र पता क्या होता है? वृत्त चित्र ये मत सोचिए कि आपने गोले बनाए वहां पे, ऐसा वाला नहीं, वो नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोलती, उसको वृत्त चित्र बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट्री सही हो सकता है ना। लेकिन सेकंड में अगर देखेंगे तो भाई दीपावली के पहले और बाद में छोटे बच्चे हैं, वहां पे नमूने कहाँ से इकट्ठा करोगे गैस के, है ना, हवा की नमूने इकट्ठा करोगे उसकी, फिर टेस्टिंग कहाँ से करोगे, तो ये छोटे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये चीज़ हमारा गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठ, वही बात है भाई, सस्वर पाठ करा दिया आपने, तो ये सब चीज़ें बच्चे के लिए बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे अधिगम अच्छा नहीं हो पाएगा। क्लियर है। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखवा देना, फिर वही चीज़ है, आपने बस छपवा दिया, पढ़ाया नहीं, छपवा दिया। तो वृत्त चित्र दिखाना वहाँ पे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देख पाता है बच्चा, है ना, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना बहुत अच्छी रहेगी के लिए। क्लियर है। 68 का 2 कौन सा है भैया आपने? देखिए 68 का 2 गलत है आपका, बिल्कुल ही गलत है। फर्स्ट होगा नेहा आज़ाद जी। यार बहुत कम बच्चे हैं, केवल 2 ही 3 4 बच्चे आ रहे हैं। चलिए कोई बहुत बात नहीं है, हम लोग का अपना काम है, अपना काम करेंगे, है ना, ठीक है। 69 की बात करते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तनावग्रस्त बच्चे की क्या खासियत हो सकती है? पढ़ाई में एकाग्रता होगी क्या? नहीं होगी, वो एकाग्र तो बिल्कुल नहीं रहेगा अगर तनाव में है तो। बहुत बातें करेगा, नहीं करेगा वो बातें। हाइपर एक्टिव, अति सक्रिय होगा, यानी कभी ये कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, मतलब कर ही रहा है, यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो ऐसा कुछ वो नहीं करेगा। आक्रामक व्यवहार हो जाएगा उसका, है ना। भाई आप बहुत ही टेंशन में बैठे हो, आप भी आपसे कोई आके कुछ कह दे तो क्या करोगे आप बताओ? कुछ अजीब सा बिहेवियर आप लोग करोगे, है ना, या हम भी करेंगे आपसे अगर हमसे कोई कह दे कि भाई अगर मैं टेंशन में हूं तो ये चीज़ है, आक्रामक व्यवहार उसका होगा वहां पर, ठीक है। बाकी 3 चीज़ें ऊपर की नहीं होंगी। क्लियर है, ठीक है। प्रिया सिंह चक्रवर्ती ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह दिखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक कील डूब जाती है। इससे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया सकता है? बताओ भाई यार, पानी की कटोरी जो है, अगर पानी पे स्टील की कटोरी अगर तैर रही है पानी में और कील डूब जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कटोरी पे जो लगने वाला फोर्स है, क्या वो फोर्स होता है? उत्प्लावन बल। तो लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो ज्यादा है कील की अपेक्षा। कील पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है पानी के द्वारा वो बहुत ही कम लग रहा है, इसलिए कील डूब जाती है और पानी कटोरी तैरती रहती है। क्लियर है, यही ऑप्शन हमारा होगा। तो मैं डायरेक्टली आप लोग को बता देता हूँ कि चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो पहला ऑप्शन, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है। जो बल लग रहा है उसके वेट से ज्यादा है, कहने का मतलब ये। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, 70 का पहला ऑप्शन, ठीक है। बाकी में सब गलत सलत चीजें लिखी हुई हैं, बाहर किसी का ज्यादा बोल दिया, हल्का बोल दिया, स्टील का, ये सब चीजें, ठीक है। 70 की बात करते हैं। 71 में नेहा आजाद सेकंड, ठीक है। 71 देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दोनों में होती हैं? प्रजनन, ठीक है भाई, हम भी अपने आगे वाली जनरेशन को उत्पन्न करते हैं, यही तो प्रजनन है ना, पेड़ पौधे भी करते हैं। लेकिन भोजन बनाने की अगर बात करें तो भोजन कौन बनाता है? केवल और केवल पौधे बनाते हैं, हम लोग अपना भोजन नहीं बनाते हैं। खाना बनाना किचन में जाके वो हमारा भोजन नहीं होता है,
है ना, वो तो हम दोबारा पका रहे हैं, बस कहने का मतलब ये है। भोजन हम नहीं बनाते हैं, हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, हम लोग उपभोक्ता हैं। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रजनन और अंकुरण, अंकुरण नहीं होता है, प्रजनन तो हम लोग करते ही हैं, कोई बात नहीं है। वृद्धि और प्रजनन, तो वृद्धि भी होती है, पेड़ पौधे में भी होती है, और प्रजनन भी दोनों में होता है। क्लियर, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ भी गलत हो जाएगा क्योंकि भाई भोजन हम नहीं बनाते हैं। क्लियर, आसान है यार, क्वेश्चन पेपर बढ़िया है, कुछ क्वेश्चन है जो देखने लायक हैं, बाकी सॉल्व पेडागोजी अच्छी है इसकी यार, पेडागोजी देखिए आप लोग, है ना। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। तो 4 तरीकों में कौन कौन सा है? दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। ब्रेसेस होती हैं यार, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो दांतों के ऊपर लगा लेते हैं तार जैसा कुछ करके, है ना, उसी को बोलते हैं ब्रेसेस, ठीक है। तो इनेमल क्या होती है? इनेमल जो हमारी दांत होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है वो सबसे कठोर पार्ट होती है पूरे शरीर में हमारे, है ना। तो वो इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। क्या ऐसा बोल करना चाहिए? मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि युक्त पेय पदार्थ न लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मतलब दांतों को बचाने के लिए कौन सी चीजें हमें यहाँ पे करनी चाहिए, किसका अनुपालन करना चाहिए, बताइए आप लोग। देखो यहाँ पे तीनों चीज कर सकते हैं यार। बी ऑप्शन जो है हमारा, इसको नहीं करना है, इससे हमारे दांतों में कोई भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। जो ब्रशेस लगाते हैं वो दांतों को सीधा करने के लिए लगाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है और बाकी चीजें हम कर सकते हैं। ए सी डी, कौन सा ऑप्शन है? देखो आप, देखो यहाँ पे ए सी डी पहले में मिल रहा है, ए सी डी, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 बार ब्रश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चॉकलेट मिठाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, और कुल्ला करना चाहिए हर टाइम, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था यार, पर छोटे बच्चों के लिए है तो होगा ही। क्लियर है। 73 की बात करते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। वेन डायग्राम आप लोग को पता है, गोले या चौकोर से बना देते हैं ना। तो क्या होगा भाई, पहला देखो एक्स दिखाया गया बीच में, इसको एक्स क्या है यही पूछ रहा है। देखो, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, जमीन पर रहने वाला जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। जो बीच में लिखा हुआ है इस पोर्शन में कौन आएगा? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसमें तीनों प्रॉपर्टियां होती हैं? किसमें होता है भाई? ऑप्शन दिया हुआ है ईल मछली, जो सर्पमीन होती है, शार्क, या मछली नॉर्मल मछली, या फिर या मगरमच्छ, कौन सा होता है? देखो ये मगरमच्छ है, सिंपल सी बात है भाई। सांप, जो शार्क मछली है वो कभी जमीन पे नहीं रहेगी, अंडे देती है, क्लियर है, लेकिन जमीन पे नहीं रहती वो। लेकिन मगरमच्छ ऐसा जानवर, ऐसा जंतु है, जानवर नहीं कहेंगे, अंडे देता है, स्थल पे रहता है और पानी में भी रहता है, तीनों जगह रह लेता है, जो मतलब तीनों इसमें प्रॉपर्टी। क्लियर, मगरमच्छ बिल्कुल सही है। ए सी डी, थोड़ा लेट आंसर आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, क्लास चल रही है, मज़ा आ रहा है। कम से कम 4-5 लोग आप लोग आए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। 74 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। के लिए मछली घर या एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जा सकता है? ये क्वेश्चन आप लोग बढ़ के बताइए, इसमें यही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था यहाँ पे। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन इसलिए, देखो पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। तो भाई पौधा चाहे जो भी हो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा, क्लियर बात है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर या एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। तो ना तो पानी को साफ करने के लिए यूज होता है, ना ही मछली की एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। इसलिए आते हैं क्योंकि भाई पानी में घुलित ऑक्सीजन ही जो मछलियां लेती हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें घुलने पाए। जब नॉर्मली आप लोग किसी पानी में, एक बर्तन में, आप खुले बर्तन में आप पानी में मछली डाल दें तो वो कुछ दिन में मर जाती है। किस लिए मर जाती है? क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, क्लियर है। तो इसलिए हम हमेशा ऑक्सीजन घोलते रहते हैं, क्लियर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 75, एक और मछली वाला क्वेश्चन, बहुत से मछली वाले क्वेश्चन इसमें यार। 75 देखो, जब एक मछली को पानी में जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो मछली मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली या एक्वेरियम का पानी कैसा होता है, बताओ भाई। मतलब ये है कि पहले पानी को उबाला, फिर ठंडा किया गया, नॉर्मल ठंडा किया गया, लेकिन अगर आप मछली को डालते हो वो मर क्यों जाती है? इसका क्या रीज़न हो सकता है?
देखो यार, ये इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत दिया हुआ है यार, लेकिन मुझे लगता है कि पहला ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन रहित तो होगा, क्योंकि वही चीज़, आप जब पानी को गर्म करते हो तो उसमें जो बबल्स उठते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑक्सीजन के। तो यानी जब आप पानी गर्म करते हो ऑक्सीजन निकल जाती है और मछली को डालोगे तो वो क्या करेगी, मर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। भले ही पानी आपने ठंडा कर दिया, ठंडा करने पे ऑक्सीजन अपने आप नहीं आ जाएगी, क्लियर है। लेकिन बहुत जगह पे जो आंसर दिया है इसका, ये दिया है खनिज रहित है। पानी में जो खनिज है, कि आप गर्म करोगे तो खनिज कहीं बाहर उड़ के चले जाएंगे। जो भी पाया जाता है, मैग्नीज हो गया, बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं ना, वो क्या गायब हो जाएंगे, नहीं गायब होंगे, वो पानी में ही रहेंगे, भले ठंडा करो चाहे गर्म करो, क्लियर है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑक्सीजन रहित है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता शायद, चलिए कोई बात नहीं। प्रिया सिंह चक्रवर्ती ए ऑप्शन, नेहा आज़ाद, चलिए आप लोग यार बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, कल भी आप लोग साथ में थे मेरे और अभी भी हैं, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की तरह चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब चांद की सतह कैसी है, कहने का मतलब ये है, पानी नहीं है वहां पे, बिल्कुल सही बात है, वहां पे पानी नहीं है। पर्याप्त हवा है, देखिए पर्याप्त हवा वहां पर नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। अभी बताता हूं क्यों नहीं है। वहां पे ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल हैं। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, पानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। गहरे गड्ढे हैं, ये भी बात सही है, और ऊंचे पहाड़ हैं, ये भी बात सही है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन भी देख लीजिए, एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, हवा नहीं है, गुरुत्व तो नहीं है, ये चीज गलत है। देखिए चंद्रमा है, वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो उसका चंद्रमा का खुद का गुरुत्वाकर्षण है। और कितना है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6। ये क्वेश्चन आप लोग आगे सी सुपर टेट में आ सकता है, या फिर जब जूनियर की अगर तैयारी कर रहे हैं साइंस से तो उसमें ये चीज पूछ लेता है, क्लियर है। तो वहां पर गुरुत्व है लेकिन कम है, इसीलिए वहां पर हवा है लेकिन कम है, क्योंकि हवा पृथ्वी के चारों ओर हवा क्यों है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए हवा भाग नहीं पाती है, बाहर निकल नहीं पाती है। यही कारण वहां पर चंद्रमा पर भी है, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण कम है तो हवा भी कम है, क्लियर है। ठीक है, इसमें आ गया आप लोग को। प्रिया चक्रवर्ती D75 का, चलिए समझ आ रहा है आप लोग को यार, एक बार बोल दो यार समझ आ रहा है, अगर भले ही 2-4 लोगों जो भी हो बताओ आप, समझ आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे एक आया है 77, देखिए। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। एक पोस्टर है, उस पर सावधानियां लिखी है, क्या क्या सावधानी है। पहला ऑप्शन है भाई, अपने आसपास नालियों को न जमा होने दें। भाई ये चीज़ तो आप लोग टीवी में देखते रहते हैं, हमेशा आता रहता है ना, दिखाता रहता है भाई बच्चों किस चीज़ से, पानी की टंकियों पे भाई ना, पानी के बर्तनों और कूलर की टंकी को साफ करते रहिए, ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलते हैं ना। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो क्या किस चीज़ बताते हैं वहाँ पर, बताते हैं हम लोग के लिए क्या, डेंगू से बचो, है ना, मलेरिया डेंगू से बचने की बात वहाँ पे होती है। तो पोस्टर का उद्देश्य है सॉरी क्या हो गया, तो पोस्टर का उद्देश्य क्या वहां पर होगा, किसके फैलने की बात कर रहे हैं, चेचक और मलेरिया। तो मलेरिया तो चलिए ठीक है, मच्छर से फैलता है, तो मच्छर को मारने के लिए सब चीज़ें हमारे मच्छर से बचने के लिए करते हैं। लेकिन चेचक ऐसी बीमारी है, एक वायरस से होती है, तो उसका मच्छर से कोई रिलेटेड मतलब नहीं है ना, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर काम नहीं आएंगी। डेंगू और आई फ्लू जो होता है आँख से कांटेक्ट करने से पहुँचता है, या फिर आँखें सामने से आने में, है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे, तो यहाँ पे मच्छर ऐसी कोई भी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करेंगे ना। टाइफाइड और हैजा, ये जो टाइफाइड हैजा है ये हमारे गंदे पानी से फैलती हैं, है ना, दूषित पानी के का प्रयोग करने से फैलती हैं, 3rd नंबर वाली। तो हमें यहाँ पे करना, जो चारों ऑप्शन दिए गए वो किसके लिए हैं, डेंगू से हैं और जापानी ज्वर, इसको बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये दोनों ही मच्छर से फैलते हैं, क्लियर बात है। तो हमारा ये 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब 10-12 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। 78 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटिव रूप से संबंधित हैं। निकटिव मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्या होगा भाई, लौह, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। देखो एक चीज़ अगर आपने पढ़ी है, एनीमिया बीमारी के बारे में अगर पढ़ा है तो आपने ये चीज़ें जरूर पढ़ी होंगी। एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है, और रक्त में कौन से रक्त की कमी होती है, मतलब रक्त में जो हमारी कमी होती है वो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन की कमी होती है। किस चीज़ की, हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन
किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारा आयरन से, ठीक है। तो एनीमिया ब्लड से रिलेटेड हो गई है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हो गई और आयरन से रिलेटेड हो गई। अब ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं बहुत आसानी से। पहला ऑप्शन अगर देखेंगे यहाँ पे मलेरिया की बात करी है, तो मलेरिया का ना ब्लड से कोई मतलब है, ना एनीमिया से मतलब है, ना कोई लौह से, यानी आयरन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है कोई मतलब नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आंवला जो यहाँ पे यूज किया गया है वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि आंवले में जो आयरन कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। और यानी कि ये दूसरे आपस में इंटरकनेक्टेड है, कहने का मतलब ये है। मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़, देखो मच्छर और डेंगू ये दोनों चीजें ही हमारी इंटरकनेक्टेड, हाँ ठीक है, देखो मच्छर और डेंगू और गुड़ ये चीजें कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे आयरन कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे समझ लो आप लोग, एनीमिया, लौह, मलेरिया, मच्छर, तो ठीक है, यहाँ पे दो चीजें अलग हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ लिए तो आप लोग को बहुत आसानी मिलने होने वाली है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जो बता सकता हूँ क्वेश्चन पेपर में ही जो चीज़ बता सकता हूँ मैं बता दूँ आप लोग को। बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा होने से मतलब नहीं है ना, अपने आप से चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, 79 की बात करते हैं। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। टीचर और एक अध्यापक के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है, जो हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं 30 डेज में, तो वो उनका क्या मतलब हो सकता है उनका मतलब ये है, देखो पहला ऑप्शन देखो, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना और विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। देखो कुछ चीजें सही हैं, फोर्थ ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो क्रियाकलाप जानकारी देना, साझा करना अच्छी चीज है, कोई बात नहीं है लेकिन पहला ऑप्शन अगर हम देखें, जो सबसे अच्छा है कि सुधार के लिए भाई जो घर की प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड जो विद्यालय की प्रॉब्लम है और बच्चा टीचर, ये तीनों मिलके ही कुछ ना कुछ उपाय खोज सकते हैं अगर कहीं भी अधिगम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है ये चीज? तो बच्चे की योग्यताएं क्या हैं, ये सब और उनकी कमजोरियां क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। सामाजिक संबंध बनाने से मतलब ये होगा कि भाई समाज के बारे में टीचर और विद्यालय अभिभावक मिलकर सोचे, तो ये कहीं ना कहीं जरूरी है लेकिन उतना जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा। ठीक है, नेहा आजाद, फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं ना, 39, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार 80 नंबर देखते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। कौन कौन सी तकनीकी हैं भाई? पहले तकनीकी उसने ये अपनाई कि भाई उसे एक कटोरी में रख दी है, कटोरी को एक खुले बर्तन में रख दिया जिसमें ठंडा पानी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेटती है, धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। लेकिन कहा गया है कि उपर्युक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित में से वह इस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भाई ये इतनी चीजें दी हैं और इसका कौन सा ऑप्शन क्या सही लगाएंगे। देखो कुछ नहीं करना है यार, नीचे की चीज भी तो पढ़ो यहाँ पे आप लोग। उसने केवल और केवल बी की बात करी है कि बी का यूज क्या हो सकता है। तो भाई बी का यूज क्या करेंगे भाई? उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो किसे लपेटेगी भाई? प्याज और लहसुन को लपेटेगी क्या? नहीं, ये तो सूखा रखा जाता है। हरे धनिया को लपेट सकती है। क्लियर है? काजू की बर्फी क्या भाई कपड़े में लपेट के रखोगे? नहीं। पके हुए चावल वो भी हम कपड़े में नहीं रखेंगे, गीले कपड़े में। तो हरी धनिया को ताजा रखने के लिए क्या करोगे भाई? ठीक है, पता है क्या करना है, आप लोग सब लोग करते हैं घर में, आंसर नहीं बता रहा मैं। ठीक है, 80 का 2 चलिए 81 देखते हैं क्या है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण यानी फ्रिक्शन पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। किस तरह से उपयोगी है? तो उसके उदाहरण दिए, तो इसमें से चारों में से कौन सा उदाहरण गलत है? कौन सा उदाहरण भाई गलत हो सकता है, बताओ। पहला ऑप्शन देखो भाई, हमारे जूतों और जमीन के बीच में होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर घर्षण ना हो, जो जूते के नीचे जो हमारे जो बने रहते हैं, लाइनें बनी रहती हैं, वो क्या होती है? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ही होती हैं। आप केले के ऊपर से फिसल क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए फिसल जाते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ, है ना, वस्तु घर्षण के कारण हमेशा ही हमारे पास वापस आ जाती है। तो जो चीजें ऊपर फेंकते नीचे आती, कैसे आती है?
घर्षण से आती है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण से आती है, क्योंकि पृथ्वी का खुद का कुछ गुरुत्वाकर्षण होता है। तो घर्षण का ये जो ऑप्शन है, जो उदाहरण दिया है उसने, ये बिल्कुल ही गलत होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ब्रेक लगाना, भाई ब्रेक वही चीज़ है, फ्रिक्शन होगा तो ब्रेक लगेगा तो भी काम आएगा, वरना नहीं लग पाएगा। पेन की नोक और टिप जब हम लिखते हैं तो अगर फ्रिक्शन ना हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब पेन चलाते हो तो कभी कभी वो रुक रुक के चलने लगता है। वो इसलिए रहता है या तो फिर रिफिल खत्म हो गई है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, या तो ये वहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही चिकना कागज होगा, आप वहाँ पर लिख नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। देखो, ध्यान देने वाली बात है, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। कौन सा गलत है? गलत वाला पूछा गया था, मैंने इसको कट करके छोड़ दिया। अब टिक हमें यहीं पे करना है, ध्यान दीजिएगा। जब हमें नहीं पूछेगा तो वही ऑप्शन हमें सही लगाना है, इसे ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है? प्रिया चक्रवर्ती, ऑल राइट, वेरी गुड। चलिए, बहुत जल्दी कर लेते हैं ना, अच्छी क्लास है ना, बताइएगा आप लोग। हरी धनिया, बहुत बढ़िया। चलिए 82 की बात करते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का कारण बन रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से रिक्त स्थान के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यानी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए क्या आप दे सकते हो? देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन ये पेडागॉजी है, तो कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें सही हैं यहाँ पे। देखो, पहला ऑप्शन देखो, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। भाई बिल्कुल है, अगर सार्वजनिक हम यातायात का प्रयोग करेंगे तो अपना जो पर्सनल वाहन यूज नहीं करेंगे तो हमारा पेट्रोल ज़्यादा खत्म हो, जो पर्सनल पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा ना, इसलिए अच्छा है ये ऑप्शन। अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, घर से बाहर जाके अपना काम थोड़ा खत्म कर पाओगे, काम आपका रुक जाएगा, तो ये चीज़ ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि का प्रयोग नहीं रखने के, क्या ये चीज़ें हम रखें ही नहीं? ये भी चीज़ गलत है। भाई रखना जरूरी, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़ जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है वैसे, देखो यहाँ पे। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखो, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने में। अब ये लगेगा कि यार पहला ऑप्शन भी सही है, फोर्थ वाला भी सही है, क्या दिक्कत है इसमें भैया? नियमित रूप से जांच कराते रहेंगे तो हमारे पर्यावरण का खतरा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है यार, लेकिन फिर भी पर्यावरण का प्रदूषण तो होगा ही ना। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? पहला ही होगा, सार्वजनिक यातायात से हम अपने व्यक्तिगत वाहनों को चलाना कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण थोड़ा अच्छा हो जाएगा, या फिर उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ऐसे नियर इतने पास पास के ऑप्शन दे देता है कि आप लोगों को समझ नहीं आता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? तो 83 की बात हम लोग करें। 83 थोड़ा सा लंबा मैं खींच दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, जितना सुनोगे आप लोग उतना ही अच्छा होगा, और मुझे भी थोड़ा बोलने में फ्लुएंसी आ जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य, यानी दत्त कार्य मतलब असाइनमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, असाइनमेंट जमा नहीं करता है। इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो सुधार कैसे होगा बताओ यार? पहले तो उसे खेलने कूदने की कक्षा से रोकना। मैंने आप लोग से बताया, बच्चे को कभी भी रोकना नहीं है किसी भी चीज में, जो करने का मन करो उसको करने दो बस। पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा यार। सीटेट का पेपर तो ऐसा है कि भाई क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर लो और एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझ लो, तो बहुत ही आसानी से निकल सकता है, बहुत आसानी से, सच में कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सुनिए ध्यान से। तो रोकना नहीं है, फ्री छोड़ के खेलने कूदने दो, फिर पढ़ने दो। अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक शिक्षक को ये करना चाहिए कि भाई बच्चे के पास जाए और पूछे और पता लगाए कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर परामर्श देना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये ऑप्शन दे सकता है। अनियमितता के बारे में अभिभावकों को एक नोट लिखना। नोट लिखना मतलब भाई नोटिस भेज दी घर पे कि बच्चा आपका ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो हम लोग के साथ होता है, अभी भी होता है कॉलेजों में। तो ये सब चीज़ें गलत हैं एंड ये नहीं करना चाहिए। ये शिक्षक का काम है यार। अगर माँ बाप ही पढ़ा सकते तो विद्यालय भेजते ही क्यों? समझने वाली बात है यार। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखो यार यहाँ पे, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए। तो ये भी चीज गलत है, प्रधानाचार्य को सूचित नहीं करना है, टीचर को खुद हैंडल करना है। ये सब चीजें उल्टा हो रही हैं विद्यालयों में आजकल, प्राइवेट विद्यालयों में बिल्कुल ही गलत हो रही हैं। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो भाई मैम जा रही है प्राचार्य के पास कि भाई शिकायत कर दूंगी मैं आपकी, है ना, ऐसा कुछ करके, यही होता है ना। 84 की बात करते हैं। वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय
एक शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? कि क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कहने का मतलब यह है कि वो शिक्षक क्या करना चाह रहा है। पहली बात है, चिंतन कौशल को विकसित करने की बात कर रहा है, संवेगात्मक कौशल की बात कर रहा है, अवलोकन कौशल की बात कर रहा है, या वर्गीकरण कौशल की बात कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है, जब वो ऐसे क्वेश्चन एक ही चीज को बार बार वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है, बच्चों को फोर्स कर रहा है कि बेटा नहीं, चिंतन करो। क्या कह रहा है? सोचो इस चीज के बारे में, है ना। तो वो हमसे ये कह रहा है कि अलग अलग तरीके से सोच के बताइए कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हमारे वो चिंतन कौशल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, बार बार अगर क्वेश्चन एक ही पूछूं मैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, चिंतन कौशल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आसान समझो यार, अपने मन से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें रटने और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आसपास की चीजें होती हैं, इतने बड़े हम लोग हो गए हैं कि आसानी समझ सकते हैं। 85 की बात करते हैं। देखो, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। यानी कम, जो 4 बच्चे हैं वो थोड़ा कम सीख पा रहे हैं ना, एवरेज बच्चों से थोड़ा कम है। तो क्या करोगे भाई, कौन सी व्यूह रचना आपके लिए अच्छी होगी। पहला ऑप्शन देखो, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 84 का आंसर आ चुका है। नेहा आजाद, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है यार, पहला ही सही है। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। ऐसा नहीं है कि भाई विद्यालय बुला लो बच्चों को, फिर कोई वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। दत्त कार्य देने पर भी ध्यान नहीं देना हमको है। अगली पंक्ति में बैठाने से और लगातार पर्यवेक्षण कार्य करने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। बच्चा कहीं भी बैठे, बस पढ़ाई करे, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, है ना। असाइनमेंट वर्क वगैरह बहुत ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। बच्चे को फ्री छोड़ो यार, मैंने एक चीज़ बोली है, बच्चे को फ्री रखो। क्लियर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही मारा जाएगा, 85 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कि 4 क्वेश्चन बचे हैं अभी, बस फिर खत्म करते हैं क्लास को, ना। पूरी क्लास देखते जाइएगा। 86 की बात करेंगे हम यहाँ पे। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा तरीका सही है। प्रश्न पत्र बनाने की बात करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एक पूरा सीरियल होता है, क्रम होता है। मैं डायरेक्टली आपको ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि क्या होता है। सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, प्रश्न पत्र का डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, ब्लूप्रिंट। तो इसको मैं कभी डिटेल में बताऊंगा ब्लूप्रिंट क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र फिर लिखेंगे, फिर उसका संपादन करेंगे, फिर अंक योजना बनाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र लिखना, संपादन करना, फिर अंक योजना। ये प्रोसेस है, ऐसे ही चलेंगे तभी हमारा बेस्ट पेपर बन पाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेहा आज़ाद, बढ़िया, 4th ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। 87 की बात करते हैं। 87 बताओ क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। एक कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण मतलब जो खाली हो रहे हैं उसकी बात, ऐसा प्रकरण पढ़ाया जा रहा है कि भाई हमारे भंडार खत्म हो रहे हैं। तो पढ़ाने के लिए क्या टेक्निक यूज करी गई, मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाया गया। जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है वैसे ग्रीन बोर्ड आता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, उसमें पढ़ाया गया। तो बाद में पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों को बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। यानी अनुभाग ए के बच्चे अच्छी तरह से समझ पाए प्रकरण को और बी को नहीं समझ पाए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। ये क्वेश्चन, इसके आंसर आप लोग देखिए थोड़ा डाउटफुल है। पहला ऑप्शन की बात करेंगे, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक हैं। तो जो उपागम, जो हमने बहु उपागम जो भी है यूज़ किया, ठीक है, तो वो जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक हैं। तो कहीं ना कहीं सही है यार। जब आप उसको यूज़ करते, सॉरी, मल्टीमीडिया की चीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो हमारे कहीं ना आसपास की चीज़ों को दिखाता है। अलग अलग माध्यम हो सकते हैं लेकिन दिखाता है। क्लियर, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। देखो एक चीज़ मैंने बताई, और कि ना तो आप पैसे की बहुत ज़्यादा बात करोगे कि हाँ पैसा ज़्यादा खत्म हो रहा है, ना ही ये करेंगे कि पैसा बहुत कम खर्च हो, है ना। ऐसा भी नहीं करना है, नॉर्मल एवरेज पैसा चले किसी चीज़ में लगे अगर पढ़ाने में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन की यहाँ पे गलत बात हो जाएगी। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो
जो मल्टीमीडिया कैप्सूल, वहाँ पे आपका टीवी, रेडियो, ये सब चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे आपके इंद्रियां हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होंगी। क्लियर है? तो ये ऑप्शन देखो, पहला भी सही लग रहा है, थर्ड भी सही लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें जो ऑप्शन उन लोग सीटेट में दिया गया है तो उन्होंने थर्ड को दिया है। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ ये है कि दृश्य सामग्रियों का जो है वो संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन हम उसको सही मानेंगे। थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत क्लियर भी नहीं हो पा रहा है ये चीज़। कैसे मान ले कि यार ये चीज़ पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें भाई हैं सीटेट में तो उनके अनुसार चलना ही पड़ेगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे कि ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री है, नहीं है, ये गलत है भाई। अच्छी सामग्री तो है ही, ऐसे थोड़ी नहीं कि एक जगह पे हमारी अच्छे से काम नहीं आई तो इसको हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? 88 की बात करेंगे, केवल कुछ क्वेश्चन बचे हैं 3। 88 की बात करते हैं, कक्षा में पोषण प्रकरण, फिर से पोषण पढ़ाया जा रहा है भाई। परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए क्या होगा? अधिक प्रभावी तरीके से पोषण के बारे में आपको पढ़ाने क्या करोगे? पहला ऑप्शन देखो, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और अपनी उनकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो भाई ये अच्छी चीज़ कह सकते हो एक तरीके से, भाई बच्चे क्या लेके आए हैं तो टीचर ये कह सकते हैं कि हाँ बेटा आप क्या लाए हो, दाल चावल लेके आए हो, तो कौन सी दाल है या फिर कौन सी सब्जी आप लाए हो। तो हर सब्जी को, हर खाने को वो कैटेगराइज कर सकता है कि इसमें ये चीज़ कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा है, कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत ही आसानी से सिखाई जा सकती हैं और बच्चे खुद इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन सही है। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना। तो भाई उदाहरण क्यों, जब आपके सामने खुद ही उदाहरण है, उदाहरण देने की तो आवश्यकता नहीं है। चैंपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना, पोषण पर आए तो पाचन तंत्र का आरेख बनाने से कोई काम नहीं चल जाएगा, है ना। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ठीक है यार, कुछ कुछ पढ़ाना तो ये पोषण के अंतर्गत ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी देखो यार, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को उनका खाना खुद देखने में मज़ा आएगा, चीज़ों को समझने में मज़ा आएगा, है ना। ठीक है, देखो यार मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में एक एक ऑप्शन का समझा रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप फिर ऑप्शन को सही तरीके से समझ पाओगे कि ये गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, सही है तो क्यों सही है। ठीक है, ये रीज़न जब तक समझ में आएगा तब तक आप लोग पेडागोजी में अच्छे नहीं हो सकते, और मैं आपको अच्छा बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 89 बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, 89 बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, शामिल करना यानी इंगेज, खोज करना यानी कि एक्सप्लोर करना, व्याख्या करना मतलब एक्सप्लेन करना, विस्तार देना का मतलब इलेबोरेट करना, और मूल्यांकन करना यानी इवेल्युएट करना। तो ये जो 5 ई हैं, है ना, 5 ई एप्लीकेशन है ना, ई से स्पेलिंग्स है, एप्लीकेशन बोल सॉरी। तो विज्ञान के प्रभावी शिक्षण के महत्वपूर्ण 5 महत्वपूर्ण ईज हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। अब क्वेश्चन है, तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहती है। ठीक है यार, अंकुरण की पढ़ाने की बात हो रही है तो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ हमको समझ में आ जाए थोड़ा स्किप करके चलो आगे। अब तो क्या करने को कह रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है यार। तो बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती कपड़े में रखें। ठीक है, बिल्कुल सही है। की बात करेंगे 2 दिन बाद जीवों बोल रहा हूँ यार, बीजों की बात करें, 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें। सी है, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक यानी वर्कशीट पर काम करें। तो अब क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 ईज में से जो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सा शामिल नहीं है? जो 5 ई हैं, तो ये 3 चीजें उसने कराई, ए बी सी, ये तीनों कराई। तो इनमें से कौन शामिल नहीं हो रहा है? ध्यान देंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन एक्सप्लेन या इलेबोरेट, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट। देखो सेकेंड ऑप्शन देखो, एक्सप्लोर किया, बच्चे खुद चीज़ों को कर रहे हैं, भिगाया, देखा, सब कुछ किया, तो यानी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवेल्युएट कर रहे हैं, लास्ट में उन्होंने वर्कशीट पर काम किया, है ना, यानी क्वेश्चन कार्यपत्रक पर काम किया, मतलब इवेल्युएशन भी किया, अपना मूल्यांकन भी किया। तो सेकेंड ऑप्शन तो हमारा, इसने ये चीज़ें करी, हमसे पूछा क्या गया है कौन सी नहीं करी है।
एक एक चीज को देखो, इंगेज और एक्सप्लोर है, तो बच्चे इंगेज हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे इंगेज भी सही होगा, एक्सप्लोर भी बच्चों ने किया ही किया है। इंगेज एंड इवेल्युएट, बच्चे इंगेज हुए हैं और इवेल्युएट भी किया है, तो तीन चीजें तो उसने करी है। लेकिन पहली भी जो ऑप्शन है एक्सप्लेन और इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब क्या था भाई, पहले देखो यहाँ पे इलेबोरेट की उन्होंने बात करी थी विस्तार देना, यहाँ पे सेकंड ने किसी भी चीज को बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं किया है, केवल बच्चों ने क्या खुद करके सीखा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होगा और ना ही यहाँ पे सॉरी ना ही व्याख्या करी है उसने, और इलेबोरेट और एक्सप्लेन लगभग लगभग एक जैसी चीज़ है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही, बाकी पांचों चीज़ें हुई हैं। क्लियर है, समझ आ गया। देखो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, टाइम तो हम लोग के पास अभी खाली है ही है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। 90 की बात करते हैं, देखो एक एक वर्ड मैंने बता दिया है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किसका क्या मतलब है। 90 की बात करो, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी फ्लोरा एंड फ्लोरा, वनस्पति की बात यानी पेड़ पौधे की बात करते तो यानी फ्लोरा है, और जब जंतुओं की बात करें तो वो फौना है, फ्लोरा एंड फ्लोना, ठीक है। के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह रिक्त स्थान में विद्यार्थियों की सहायता किस चीज में भाई सहायता करेगा, पढ़ने के बाद आप घुमाने ले जाओ, किसमें सहायता करेगा, पहला ऑप्शन देखो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़ने के लिए, वही चीज है ना कि भाई जो चीज आप पढ़ते हो आप बाहर जाके देख लेते हो तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है समझना। क्लियर है, इसीलिए उदाहरण दिए जाते हैं यार, हमेशा ध्यान रखो, इसीलिए उदाहरण दिए जाते हैं, और जब देखने को मिल जाए यार तो क्या ही कहने, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल यहाँ पे विकसित नहीं हो पाएंगे यार बहुत ज़्यादा, ठीक है, हो भी सकते हैं, लेकिन जो पहली चीज़ है जो अधिगम की बात कर रहे हैं ना, तो पहला ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही होगा। देखो यार कितना कंफ्यूज करता है, सेकंड ऑप्शन भी सही लग रहा है हल्का हल्का, लेकिन थर्ड देखो बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेने में, मजे तो बच्चे हमेशा ही लेते हैं, तो ये सब मजे वाली चीज़ें यहाँ पे हमको टिक नहीं करनी है। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, तो ये भी देखो सही लग रहा है, तो प्रकृति के प्रति सम्मान यहाँ पे लेकिन खैर विकसित नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें हैं कंफ्यूज करने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि भाई जब आप कक्षा में किसी चीज़ पढ़ते हो और बाहर जाके समझते हो या रियल लाइफ में उन चीज़ों को लेके जाते हो, उदाहरण देखते हो, तो वो चीज़ें हमारे अधिगम को बहुत अच्छा कर देती हैं। क्लियर है, तो अब हमारी क्लास क्या पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और ठीक है, तो हमने क्या बताया था, अभी पहले बताया था हमने कि सीटेट की प्रीवियस ईयर की पूरी पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, और ये चैनल है टीचरीफाई, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, सबको, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। और थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े। तो मैं क्या कर रहा था कि भाई अगर सीरीज स्टार्ट करिए तो यही चीज़ करिए कि भाई एक एक ऑप्शन समझ में आना चाहिए, अगर ऑप्शन एक एक समझ लिया जैसे कि मैं समझा रहा हूँ तो फिर दिक्कत नहीं है यार, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग को पता ही है, या नहीं है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सॉरी ग्रुप मिल जाएगा डायरेक्टली, है ना, नंबर भी आप लोग को है ही आप लोग के पास। क्लियर, तो जो भी प्रॉब्लम है आपको डायरेक्टली पूछ सकते हो, फिर बाकी वीडियोस में मैं बना रहा हूँ, और कंटिन्यू आप लोग टाइमिंग बता दीजिए आप लोग, है ना, टाइमिंग का थोड़ा सा बवाल है, मॉर्निंग में मैंने 10 बजे क्लास स्टार्ट करी तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गई, बच्चे आए ही नहीं, 2-4 बच्चे भी नहीं आए, खैर ठीक है, अभी 4-5 लोग हो, बढ़िया था यार, थैंक यू। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी एग्जाम आएगा तो फोड़ देंगे, बिल्कुल फोड़ना है, ध्यान रखिएगा, 120 तक नंबर लाने हैं, ठीक है, इतना टारगेट लेके चलिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, गुड बाय।